मैं कोचा दमन से आता हूँ, ऐसा लगा जैसे 5 साल कोई विधायक ही नहीं है। तो आप लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं इसका मतलब? प्रशांत के साथ हम 2016 से जुड़े हैं। फिर आप बिहार आइए, फिर यूपी आइए, फिर दिल्ली जाइए। इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है, बहुत बड़ी आबादी। लेकिन आप उंगलियों पे 5 लीडर के नाम नहीं गिना सकते। किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों के नाम गिना सकते हैं, कि लीडर के नाम नहीं गिना सकते, क्योंकि अब सियासत में मुसलमानों की लीडरशिप खत्म होती चली जा रही है। और टिकटें भी अगर देती है तो उनको देती है जो उनके लॉयल हैं, समाज के नहीं। ऐसे लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं। ये जो पार्टियों की गुलामी का एक जो दिमाग में नशा छा गया है कि बस वो गधा घोड़ा को भी टिकट दे देगा तो हम उसको वोट देंगे। एमआईएम, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने वो वादे भूल गए कि मुझे मुसलमान के बच्चों को ऐवानों में भेजना है, अच्छी लीडरशिप खड़ी करना है, जो उनके बात करते हुए सारी बातें आप भूल गए। प्रशांत किशोर जी से सबक लेना चाहिए नई पार्टियों को। उस माहौल में प्रशांत किशोर जी आकर ये बोले कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए। लोग बोल रहे कि सब वोट काटने के लिए आए हैं। ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर द एलीट क्लास ऑफ किशनगंज। क्या आपके पास एक बीएड कॉलेज नहीं है यार? सरकारी तो प्राइवेट खोलते। आपके एआईएम में कई लोग लॉबिंग कर रहे हैं। हालत तो वहाँ ऐसी हो गई है कि कुरान हदीस के हलफ उठाए जा रहे हैं कि आपको पार्टी नहीं छोड़ेंगे। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव की एक और ख़ास केडीवी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट है जनाब अबू अफ़ान फ़ारूकी साहब, जो कि जनसुराज पार्टी से कोचा दमन विधानसभा से उम्मीदवार हैं। इनको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ अबू अफ़ान फ़ारूकी एएमयू के छात्र रह चुके हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे आज हम इनकी पर्सनल लाइफ और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ और राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमें दावत दिए। शुरुआत हम लोग कहाँ से करें? शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपको कोचा दमन विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेसिकली बिहार इलेक्शन लड़ना तो डेमोक्रेसी में बड़ा आसान है, आप हर नागरिक इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन बिहार में पिछले 3 साल से हम लोग पदयात्रा कर रहे थे। 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा किए, फिर 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनाए, फिर वो पार्टी 1 साल मुसलसल काम करती रही, जनसुराज के नाम से पार्टी बनाए, उसका सिंबल है स्कूल का बस्ता, और फिर इलेक्शन में आए। तो इलेक्शन सिर्फ विधानसभा तक पहुंचने का एक जरिया मात्र नहीं है, बल्कि एक पूरे मिशन के साथ हम लोग बिहार आए कि कैसे बिहार को बदला जा सके। वो तमाम लोग जो बिहार के बाहर बिहारियों की ज़िंदगी देखते रहे हैं, चूँकि लंबे वक्त से बाहर रहने का मौका मिला। मैं जब 6th क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया था, तो तकरीबन 14 साल अलीगढ़ में रहा। वहीं फिर अपने आखिरी ज़माने में तलबा यूनियन का सदर भी रहा। फिर वकालत के गर्ज से दिल्ली पहुंचा। फिर कंसल्टेंसी के ज़माने में अलग अलग स्टेट में काम करने का मौका मिला। कमोबेश हर जगह जो बिहार से माइग्रेट करके जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एहसास हुआ कि बिहार को नए सिरे से समझने की ज़रूरत है और यहाँ के हालात को बदलने की ज़रूरत है। उसी मिशन के साथ चूँकि इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते आगे आए हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही है। एक फेज़ है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, और इलेक्शन जीतने के बाद असल काम शुरू होना है। जिस बात को लेकर 3 साल से मुसलसल चल रहे हैं, उसको कैसे कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ। आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है और शुरुआती शिक्षा फिर कहाँ से है? हाँ, मैं किशनगंज के एक ब्लॉक कोचा धामन, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के कोचा धामन ब्लॉक में एक पंचायत है सोनथा में एक छोटा सा टोला है आमबाड़ी पुनास, वहाँ का रहने वाला हूँ। इब्तदाई तालीम वहीं एक प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, बैराकपुर प्राइमरी स्कूल, वहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वालिद साहब अररिया चले आए, तो अररिया में हमने असबिल एकेडमी, बहुत ही मशहूर स्कूल है अररिया का, वहाँ से तालीम हासिल की। और वहीं से फिर 6th क्लास में हम अलीगढ़ चले गए। 6th क्लास में? जी, 6th क्लास में 1997 में अलीगढ़ गए और वहाँ मिंटो सर्किल में दाखिला लिए। बहुत मशहूर स्कूल है एएमयू का ये। और फिर उसके बाद वहीं से फिर सारी तालीम मुकम्मल की, 12th किया, फिर BLLB में एडमिशन लिया। और BLLB में पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले 1 साल पहले वहाँ यूनियन के इलेक्शंस हुए, उसमें मुझे लोगों ने प्रेसिडेंट का प्रत्याशी बनाया और जिताया भी। और इतने बड़े इदारे को फिर लीड करने का मौका मिला, बहुत तजुर्बा मिला। सच्चाई ये है कि मेरी ज़िंदगी में आप जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ अलीगढ़ का दिया हुआ है। मेरी ज़बान,
मेरा खान पान, मेरा टेस्ट, मेरी तालीम, मेरी डिग्रियां, मेरे दोस्त, सब कुछ अलीगढ़ ने दिया है। अलीगढ़ का बहुत कर्ज है मुझ पर। और वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि इस खित्ते के हर सरजमीन के रहने वाले हर शख्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर इन्हें मौका दिया जाए तो ये भी बड़ी बड़ी बुलंदियां छू सकते हैं, बस मौके की कमी है। और इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस इलाके में भी अलीगढ़ जैसे मौके यहाँ के हर बच्चे को मिलेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया। लॉ कंप्लीट करने के बाद फिर दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में फिर एक नए सिरे से स्ट्रगल शुरू की, वकालत शुरू की और वकालत करते करते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। साकेत लोअर कोर्ट से वकालत शुरू की, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट की वकालत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो खुद को महदूद कर रखा है, चूँकि अब मैं सियासत में भी कदम रख चुका हूँ तो वक्त की किल्लत होती है। और सियासी सफ़र की शुरुआत से पहले मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में कुछ वक्त रहा और उसके ज़रिए पूरे बिहार की सियासत को बहुत करीब से समझने का मौका मिला। कई CMs के साथ काम करने का मौका मिला, प्रियंका जी के साथ भी काम करने का मौका मिला। अच्छा, तो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। जी। तो ये किसके साथ मतलब काम कर रहे थे? ये कई स्टेट्स में, जैसे पंजाब में कैप्टन नहीं, किसी कंपनी के साथ जुड़ कर ये हम लोग IPAC के साथ, प्रशांत की ऑर्गेनाइजेशन थी IPAC, उसके साथ हम। तो आप लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं इसका मतलब? प्रशांत के साथ हम 2016 से जुड़े हैं। अच्छा, 2016 से। हाँ, पहले अलग डोमेन में काम करते थे, उसके बाद फिर आखिरी इलेक्शन उनके साथ हमने बंगाल का लड़ा। बंगाल के इलेक्शन के बाद वो भी थक गए थे इस तरह की कंसल्टेंसी से और मैं भी उब गया था कि पीछे जिन पार्टियों के साथ काम करते हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अब आप दूसरे स्टेट चले जाते हैं। तो फिर मैंने सब कुछ रैप करके अपने आप को फिर से वकालत में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन 2 अक्टूबर 2022 से पहले फिर प्रशांत का कॉल आया कि आपको सियासत में आना चाहिए और बिहार में हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उनकी बात समझ में आई तो फिर उनके साथ हो ली। तो आप वकालत अभी भी वकालत में हैं? हाँ, वकालत कर रहे हैं बिल्कुल। कब से वकालत शुरुआत की आप? हमने 2013 में इनरोल किया वकालत। हाँ, 2013 से फुल फ्लेज वकालत करने लगे दिल्ली में। और वकालत करने की भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब हम लोग अलीगढ़ से निकले उस ज़माने में, उसके जस्ट बाद UPA सेकंड के आखिरी दौर में मुसलमान नौजवानों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाने लगा था और वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और इस तरह की चीज़ें, गलत केसों में फंसाना। तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं थी जिस पर ऑर्गेनाइज तरीके से लोग जा सकें, मदद ले सकें। और सारे जितने भी आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती है तो नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आपको इंसाफ लेने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने होते हैं। ये बड़ी बेसिक बात है, कहना सुनने में बड़ा अजीब लग रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इसकी समझ हम लोगों को नहीं है। हम पैरवियों में पढ़ते हैं, हम किसी और मसलों में पढ़ते हैं। सच्चाई ये है कि जब तक आप न्यायपालिका के इर्द गिर्द अपनी पकड़ मजबूत नहीं बनाते, आप अपने समाज के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते। उसी दौर में ये ख्याल आया कि वकालत सियासत वगैरह होगी, लेकिन उससे पहले ये जो वकालत का फ़न हमने 5 साल पढ़ा है इसको प्रैक्टिकलिटी में लाना चाहिए। तो एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो उसके साथ हम लोग जुड़े और वहाँ पर जो ये निर्दोष बच्चों को फंसाया जाता था उनके लिए अपने इब्तदाई दिनों में जो भी कर सकते थे वो करने की कोशिश किए। फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीयत उलमा ने बहुत अच्छे अंदाज में ओन किया। अरशद मदनी साहब खासकर, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने समझा इस चीज़ की अहमियत को और फिर उसकी प्रॉपर उन्होंने फंडिंग भी की और वो तमाम लोगों को खुद ओन किया फ्रंट पे आके। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि फिर मुनज़्ज़म तरीके से जितने लोगों को भी गलत फंसाया गया था, ज़्यादातर लोगों को लीगल एड मिलने लगी। गरीब तबके के बच्चे होते थे तो, और अपर न्यायपालिका की एक दिक्कत, अपर जुडिशरी की एक दिक्कत ये है, कॉस्टली है वो, बहुत कॉस्टली है। हाँ, वो हमारी वैसे नहीं है, निचले तबके के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जस्टिस इज डिनाइड फॉर द पुअर्स। आप ये समझिए, एक अगर उसके लिए कोई पैरेलल व्यवस्था नहीं बनाई गई, जबकि आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में बहुत इसके लिए जोर दिया गया। न्याय तो बराबर के लिए सबके लिए बराबर होना। एग्जैक्टली। तो लेकिन न्याय इतना महंगा क्यों? न्याय सस्ता नहीं हो सकता? वो उसकी वजह है, उस पर कभी कोई काम नहीं किया। न्याय करने वालों ने, जैसे हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग वो एक्सेल करते चले गए, उनकी लाइफ अच्छी होती चली गई, लेकिन जो समाज से जुड़े लोग हैं उन्होंने इसके लिए कोई अप्रोच नहीं किया। जबकि प्रावधान है, अगर आप हुकूमतों को जोर डालें तो हुकूमतों की मजबूरी है आपको
प्रावधान है कि अगर जो आदमी वकील अफोर्ड नहीं कर सकता उसको स्टेट की तरफ से वकील दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इतनी अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट, तो अच्छे वकील नहीं रखती है। वकील देगी भी तो इस तरह के देगी कि आपको वक्त पर वो आपके लिए हाजिर ना हो सके। तो ये एक कमी है और इनको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। सियासत में ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनको इनकी समझ हो, और जब पावर आपके पास हो तो वो उस पे कुछ काम कर सके। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिछली सरकार में जब महागठबंधन की सरकार थी, नरकटिया से एक शमीम भाई हैं, वो लॉ मिनिस्टर बने। लोगों ने सुना अनसुना कर दिया क्योंकि रिलेवेंसी नहीं क्रिएट होती है ना, आप समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बने। सच्ची बात यह है कि वो बीयूएमएस डॉक्टर हैं। अच्छा, वो बीयूएमएस डॉक्टर हैं और वो लॉ मिनिस्टर बने। अच्छा, तो अब आप ये समझिए, बीयूएमएस डॉक्टर अगर लॉ मिनिस्टर बनता है तो वो कितने रिफॉर्म्स ला सकते हैं? वो तो डे टू डे प्रैक्टिस अपने पीए के जरिए कराते रहेंगे, सिग्नेचर्स करते रहेंगे। कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता ना जब तक कि उसकी कोई समझ ना हो। और हमारी हुकूमतें इतनी इनअकाउंटेबल है कि उनको लगता है कि मास को क्या फ़र्क पड़ता है, पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी को भी कुछ उठा के दे दें, बस हमको जातीय समीकरण अपना फिट कर देना है कि भाई चलिए हमने एक माइनॉरिटी को सेट कर दिया। तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कम से कम एक लॉयर को देनी चाहिए जिसका लीगल बैकग्राउंड हो, या किसी प्रोफेसर को ही जो लॉ को समझता हो। तो वैसी चीज़ें हमारे यहाँ वो ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए हुकूमतें अकाउंटेबल नहीं है। तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट से अब सियासत में आपका सफ़र कैसा रहा? इसका नहीं, सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ देखिए, तो फिर वो जब असल है क्या कि अलीगढ़ मशहूर इसी बात के लिए कि वहाँ सिर्फ इंसान तालीम हासिल करने के लिए जाता है, लेकिन सर सैयद का ख्वाब ये था कि हम यहाँ से लीडरान पैदा करें, ऐसे लोग पैदा करें जो अपने जिस फील्ड में रहे वहाँ लीडरशिप के रोल में रहे। यानी कि आप एकेडमिशियन हैं तो बेहतरीन एकेडमिशियन हो, इंजीनियर हैं तो टॉप के इंजीनियर बने, उस समाज को लीड करें। तो ये लीडरशिप क्वालिटी अलीगढ़ की इनबॉर्न है। और चूंकि मुझे वहीं सियासत में मौका मिल गया, यूनियन के प्लेटफॉर्म पर प्रेसिडेंट बना मैं, तो उसी ज़माने से ये कलक या ये जिम्मेदारी तो महसूस करता ही था कि अच्छे लोगों को सियासत में आनी चाहिए। और जो दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि डेटा से चीज़ों को समझने की आदत खासकर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में ख़त्म हो गई है। अगर आप अभी देखें तो बंगाल से लेकर बंगाल, फिर आप बिहार आइए, फिर यूपी आइए, फिर दिल्ली जाइए, इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है, बहुत बड़ी आबादी। लेकिन आप उंगलियों पे 5 लीडर के नाम नहीं गिना सकते। किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों के नाम गिना सकते हैं कि लीडर के नाम नहीं गिना सकते, क्योंकि अब सियासत में मुसलमानों की लीडरशिप ख़त्म होती चली जा रही है। तो अब ऐसे लोग जो अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म पे यूनियन की सदारत में रहे हों, वो भी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने निकल जाएं और अपनी जिम्मेदारी से बचें, तो मैं समझता हूँ इंसाफ नहीं है। तो इसीलिए मजबूर था कि मुझे सियासत करनी है, और हालात ऐसे हैं कि अगर हम लोग नहीं आगे आएंगे तो कौन आएगा। और फिर जब जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है तो फिर आपको धीरे धीरे मज़ा भी आने लगता है। लीडरशिप कैसे उभरेगा मुसलमानों की? हाँ देखिए, उसके पीछे एक पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपकी लीडरशिप क्राइसिस है, जो ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, बिहार के अंदर आपकी आबादी तकरीबन, बिहार के तनासुब में अगर बात करें तो आपकी आबादी तकरीबन 17-18% है। 17-18% आबादी के हिसाब से ऐवान में 243 की ऐवान है, असेंबली है, उसमें तकरीबन 40 एमएलए आपके होने चाहिए कमोबेश। 40 एमएलए में मौजूदा वक्त में सिर्फ 19 हैं। उस 19 में भी 5 आपके एआईएम से जीत कर गए थे। तो यानी कि मेन स्ट्रीम सेकुलर पार्टियों से आपने कितनी लीडरशिप पैदा की? सिर्फ 14 में भी एक जमा खान जो जीत कर आए थे वो बीएसपी से जीत कर आए थे। यानी कि और वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें तो महागठबंधन को आप वोट करते हैं कब? 90-95%। 90-95% आप पूरे बिहार में वोट करते हैं। तो आप अपने वोट को बल्क में जिस पार्टी को दे रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि उस पार्टी की जिम्मेदारी होती कि वो आपको ऐवानों तक पहुंचाए। अगर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में नहीं पहुंचाए तो इनडायरेक्टली एमएलसी के जरिए पहुंचाए, किसी तरह आपको वो तो जिम्मेदारी उन करनी होगी ना। तो पार्टनरशिप है कि भाई मैं अगर आपको 95% वोट देता हूं तो आप भी को भी तो मेरे बारे में सोचना होगा। लेकिन एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा हैवॉक क्रिएट किया जाता है और ये इलेक्शन से सालों पहले हमारे दिमाग में बैठा दिया जाता है कि आपकी मजबूरी है भाजपा को हराना और इन सेकुलर पार्टियों को बिना किसी बार्गेन के वोट देना। तो आपने अपने घरों में तय कर लिया है कि हमें कुछ चाहिए नहीं,
जबकि डेमोक्रेसी का पूरा सेटअप ही इस पर डिपेंडेंट है कि इलेक्शन के टाइम में आप डिमांड करें, तभी तो मैनिफेस्टो होता है। भाई हिंदू समाज अक्सरियत में है तो भी वो डिमांड करती है ना, भाई मुझे मस्जिद मंदिर चाहिए, चाहे आप उसको गलत समझिए सही समझिए, लेकिन ऑर्थोडॉक्स तबका अगर 20-22% अगर इस समाज में, हिंदू समाज का अगर है, वो खुल के बोला कि मैं मंदिर चाहिए, तो हुकूमतों को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बनाया, उनको लगा कि मेरी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। मुसलमानों के साथ बदकिस्मती ये है कि सियासत में हम डिमांड करना ही बंद कर दिए। हम इलेक्शन से सालों पहले कहते हैं हम वोट का कोई बिखराव नहीं करेंगे, हमें एक ही पार्टी को वोट देना है, वो पार्टी संतुष्ट हो जाती है, तो आपको सबसे पहले टिकटें नहीं देती है, समझ रहे हैं। और टिकटें भी अगर देती है तो उनको देती है जो उनके लॉयल हैं, समाज के नहीं। ऐसे लोगों को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं। तो ऐसे में जेन्युइन लीडरशिप निकलती नहीं है। एक आंकड़ा और समझिए आप, अगर 2 पार्टियां लड़े और पूरी तरह से कम्युनल माहौल हो जाए, यानी कि पार्टी एकदम रिलीजन लाइन पर वोट करने लगे, तो ऐसी सूरत में भी 24 सीटें ऐसी है बिहार की जिसमें सिर्फ मुसलमान डोमिनेंस के साथ जीत सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर त्रिकोणीय इलेक्शन हो जाए, 3 पार्टियां लड़े, तो 35-37 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान जीत सकता है। वोट परसेंटेज कम होने पे जीत जाएंगे आप। 4 पार्टियां लड़े तो तकरीबन 47-48 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान सिर्फ अपने वोट से जीत सकता है। मगर मुसलमानों की बदकिस्मती ये देखिए, इनको तो कहना ये चाहिए कि भाई 4-5 सब लड़ो, हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। लेकिन होता यहाँ उल्टा है कि यही सबसे पहले चीखते हैं कि 2 ही पार्टी लड़े। तो जब आप ही ये तय करते हैं कि 2 ही पार्टी लड़े, तो आपको सीटें ही मिलती है 12-15, 17-18। जब सीटें ही मिलेंगी 17-18, कितनी जीत के जाओगे आप उस पार्टी से? तो स्ट्रेटेजिकल तौर पर हम लोगों की ये चूक हुई है। और ये चूक इसलिए नहीं है कि समाज समझ नहीं रहा है, समाज गलत है। समाज बिल्कुल समझ रहा है, समाज समझदार है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। सिर्फ यह है कि वो उस कमी कहाँ पे रहेगी, उस डर से बाहर नहीं निकल रहा है, उस डर से बाहर नहीं निकल रहा है। एग्जैक्टली। मुसलमानों को उस डर से बाहर निकलने की जरूरत है। मुसलमानों को सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि ऐवान में आप जिसको भेज रहे हैं वो कितना काबिल है। ये जो पार्टियों की गुलामी का एक जो दिमाग में नशा छा गया है कि बस वो गधा घोड़ा को भी टिकट दे देगा तो हम उसको वोट देंगे, तो अल्लाह माफ़ करे फिर वैसे ही लोग निकल कर आ रहे हैं। तो आपको, और डेमोक्रेसी सिखाती भी यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज क्यों डिवाइड किया गया, एक साथ क्यों नहीं वो कर लिया गया, इलेक्शन करा लिया गया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है ना, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डिवाइड किया गया ताकि आप अपने समाज के सबसे बेहतरीन आदमी को चुनें, उनको आगे ले जाएं, वो आपकी बात करें। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहाँ बहुत समझदार आदमी अगर नहीं जाएगा आपकी बात नहीं रख सकता। अब मैं आपको बताऊं, इस सीमांचल को ले लीजिए। सीमांचल में सबसे अभी राइस के बाद सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है। देख रहे हैं आप, मक्के का MSP नहीं है यहाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ होना चाहिए ना, वो नहीं है। न लगाने वालों को इसकी परवाह है, न बेचने वालों की इसकी परवाह है। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि मेरा किसान दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा है, सारा रिस्क कवर कर रहा है। भाई रिस्क ही है, अगर कोई आपदा आ गई, कुछ हो गया, सब बर्बाद हो जाएगा, सारा रिस्क कवर कर रहा है। बिल्कुल। और अनाज उगा रहा है, वो दुनिया के टॉप लेवल का मेज़ है आज के डेट में हमारे यहाँ के। पैसा कौन कमा रहा है? कहीं कोई बीच का बिचौलिया या कोई बड़ा उद्योगपति। आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसके लिए बनती है हुकूमतें जो इसको रेगुलेट करे। इसके लिए आवाज़ उठाई जाती है सदन में, जिस चीज़ की जहाँ जो ज़रूरत है, नीड है, वो उसको बतानी पड़ेगी। तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि आज तक किन मुद्दों पे बात हुई है। और सियासत ही एक ऐसी जगह है जहाँ आज के दौर में आपको अपनी हक की आवाज़ बुलंद करनी है और जहाँ से आपको हक मिल सकता है। आपको 2 फ्रंट पे चुनौतियाँ होती है। एक तो पूरे बिहार को बदलना, पूरे देश को बदलना, अपने समाज को बदलना, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और ये बड़ी जिम्मेदारी है। में सबको लेकर चलना है। फिर दोहरी जिम्मेदारी ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कुछ लोग पिछड़ गए। जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यही नहीं बताया आपको कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। कहा 3% ही मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाते हैं और उस पर भी इतना बवेला है। मुसलमानों में एजुकेशन का रेट आप देख ही रहे क्या हालत है। तो ये कमेटियां आपको सिग्नल देती है कि आपकी हालत क्या है एक पर्टिकुलर सोसाइटी की। तो उस सोसाइटी से अगर आप आते हैं
तो आपकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है ना। एक तरफ तो आपको पूरे बिहार और पूरे देश को कैटर करना है, मेन स्ट्रीम बात करनी है, उनको लेके चलना है, उनकी पॉलिसीज पे बात करनी है, लेकिन दूसरी तरफ आपने उस तबके को भी कैटर करना है जो बिल्कुल पिछड़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठानी है, उनके लिए स्पेशल मौके फराहम करने हैं। अब आप देखिए, हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो यूपीएस सेकंड में हमें माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट था, स्टूडेंट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से। कहाँ पर? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ, 10th के बाद मिला करती थी, 12th के बाद मिला, ख़त्म कर दिया। इस पर कोई बात ही नहीं हुई, इसको खामोशी से ख़त्म कर दिया। अच्छा, हज सब्सिडी जब तक मिलती रही, लोगों ने बहुत हंगामा किया, हज सब्सिडी क्यों मिलता है, और ये पैसा तो एजुकेशन में खर्च होना चाहिए था, ये वो दिस दैट। बहुत अच्छी बात है, हज सब्सिडी ख़त्म हो गई, मगर वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है किसी को पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं। अलीगढ़ की एक शाख किशनगंज में आई। होना तो ये चाहिए था कि सारे इंटेलेक्चुअल्स को, सारे समाज को, वो तमाम लोग जो सियासत में हैं उनको सरगर्म होना चाहिए था, एक कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए थी कि इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सियासी मुद्दे के अलावा उसमें कुछ बचा नहीं है, कोई कुछ करना नहीं चाहता है, जबकि वो इतना ज़बरदस्त मौका है। मैं आपको बताऊं भाई कि अगर एक अलीगढ़ का इदारा, यहाँ एक सेंटर खुल जाए तो आप 10 साल के अंदर यहाँ चेंजेस देखिएगा। 10 साल के अंदर आपकी पूरी फिज़ा बदल जाएगी, यहाँ की एजुकेशन पे एक अलग अलग लेवल आ जाएगा। और आप सबसे बड़ी जो दिक्कत हमारे समाज की ओर होती चली जा रही है कि महिला एजुकेशन पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वो पार्ट कैटर कर देता अलीगढ़। अलीगढ़ की अपनी तहजीब है, उसको एक स्टाइल है, जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स के एतबार से वो कॉलेजेस उनके होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, चीज़ें हैं। जैसे आज भी अपनी माँ बहनों को, माँ बहनें हमारी बहुत आसानी से अपनी बच्चियों को अलीगढ़ भेजने में कोई उनको गुरेज नहीं होती है। तो वो फ़िज़ा अगर यहाँ बनती तो हम अपनी बच्चियों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाते, नौकरियों में उनको रिजर्वेशन है उसका बड़ा फ़ायदा उठाते। तो ये सब नुकसान हो रहा है। पॉसिबल है कि किशनगंज नहीं इंशाल्लाह का कुछ नहीं इंशाल्लाह किशनगंज को होप नहीं खोनी चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने, मौलाना इसाउल्लाह कासमी साहब की बड़ी कुर्बानी रही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और उस वक्त अख्तरुल ईमान साहब भी बड़ी मेहनत की इस पर कोई दो राय नहीं है। और फिर तमाम तंजीमों ने, अलीगढ़ के तलबा ने, हम लोगों से जितना बन पड़ा उतना सब लोगों ने कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत भी है और ये कामयाब होगा, यकीनन बनेगा। अलीगढ़ प्रशांत किशोर जी आए थे, वो भी गए थे अलीगढ़। हाँ, मतलब प्रशांत भी गए कैंपस देखने की, भाई इतना नाम सुनते हैं, क्या मसला है, कहाँ क्या है, तो बातें हुई उस बारे में। तो हमने उन्हें कहा कि प्रशांत आप बिल्कुल देखिए और अपने प्लेटफॉर्म से इस बात को भी उठाइए कि यहाँ की लोगों की चाहतें जो हैं वो जेन्युइनली मंजर आम पे नहीं आ पाती है। आप किसानों की बात कर सकते हैं, आप वोटर के हैसियत से लोगों से इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी को अलीगढ़ चाहिए, ये सेंटीमेंट में है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए। तो गए थे वो गए थे। पर्सनली वो होपफुल है कि देखो पॉजिटिव हुकूमत आती है तो कुछ किया जाएगा। अच्छा, आपने मुस्लिम लीडरशिप के बारे में बात कही है, एक पार्टी और है जो इस तरह से बातें करते हैं, MIM, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो डेमोक्रेसी में हर पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का हक है। नहीं, मुस्लिम लीडरशिप स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो कहा है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि हर पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का हक है। आप देखिए, जिस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की हवा चल रही थी और सब जगह लोगों ने कांग्रेस को जिताया, उस वक्त हैदराबाद में चंद लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस हमारे जज्बात का कैटर नहीं कर रही, यानी कांग्रेस जो कैंडिडेट दे रही है उससे हम खुश नहीं हैं, हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव लीडरशिप चाहिए जो हमारी बात कर सके, हमारे परेशानियों को, मसलों को उठा सके। तो उन्होंने ओवैसी साहब के ख़ानदान पर एतबार किया और उसका नतीजा ये है कि वो आज तक वहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके वालिद साहब तो विजनरी आदमी थे ही, खुद ओवैसी साहब ने भी अपने इक़्तिदार को बढ़ाया। पहले उन्होंने तालीम मुकम्मल की, वो चाहते तो भाई वो भी हमारे जो इलाके की नेतागिरी टाइप होती है वो हो जाते वालिद साहब के पीछे पीछे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अपनी तालीम मुकम्मल की, तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर MLA बनने के बाद फिर MP लड़े और फिर समाज से जुड़े रहे। तो आज भी वो वहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। तो इससे सबक क्या मिली? सबक ये मिली कि अगर आपको अपनी जेन्युइन पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश करनी है तो आपको अच्छे लोगों को निकालना पड़ेगा समाज से, समझ रहे हैं? और प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के दौरान यही बात कही कि मैं पूरे बिहार को घूम के, पूरे बिहार को मथ के अच्छे लोगों को निकालूंगा। उनसे जनसुराज बनी और उसके बाद उन्होंने अच्छे लोगों को चुनाव में उतारा। अब आपने बताई मुस्लिम लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे? अगर जिस तरह ओवैसी साहब खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, उस तरह अगर वो लोगों को लाते, उस तरह की मेहनत करते,
तो यकीनन लोग उन पर भरोसा जताते हैं। अभी पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुआ 5 सीटें उनको जिताई, इसीलिए ना, क्योंकि लोग यहाँ पर एनडीए से उब चुके हैं, लोग यहाँ से महागठबंधन से उब चुके हैं। एनडीए का खौफ दिखा के पिछले 30-40 साल से तो आप वोट लेते ही आ रहे हैं। तो जब एक ऑप्शन आया तो लोगों को एक होप जगी कि शायद ये कुछ कर जाए यार, क्या है, वोट ही तो है, दे दो एक बार, शायद कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन लोगों ने उस वक्त ये नहीं सोचा, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, कि जब तक आप सलाहियत की बुनियाद पर लोगों को नहीं लाएंगे, जब तक उनकी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पर है, तो वो काम, जैसे कि आप मस्जिद छोटी हो या बड़ी, अगर उसे क़िरात नहीं आती है तो आप इमाम नहीं रख सकते, वो आपका कितना करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ज़रूरत है नमाज पढ़ाने की तो क़िरात चाहिए। तो उसी तरह अगर आप ऐवानों में जिसको भेजना चाहते हैं उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शेरवानी की पहन लिया है या किसी शेरवानी वाले ने उसकी सिफारिश कर दी है, उसको अपना नुमाइंदा बना दिया है, आप उसको चुनेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे? कि देखिए वो उस इश्यूज़ को ना तो समझ रहा है कि वो किस पद पे आ रहा है, ना उससे कमिटेड है। उसको तो आम एमएलएस की तरह लग रहा है कि हम एक एमएलए बन गए, हमको एक पद मिल गई है। उसको ये माइनॉरिटी लीडरशिप से कोई मतलब ही नहीं है, उनका सुना ही नहीं कभी किस परिंदे का नाम है। वो तो पूरी ज़िंदगी भर इलेक्शन लड़ाते देखा कि भाई सब एमएलए बनते तो मुझे ही बनाओ, लोगों ने कह दिया इस पार्टी से जीत सकते हो, वो बेचारे उस पार्टी के टिकट ले आए। आप देखिए अपने आसपास ही, मतलब ये पार्टी पिछले बार जिन इश्यूज़ पर बात करती रही, जिस क्रेडेंशियल्स की बात करती रही, जो दावे करती रही, उसके मद्दे मुकाबिल लोगों ने उनको सुना, उन पर एतबार किया, लोगों को जिताया। तो जब आपको जामीन बनाकर जिताया, आपको जामीन बनाना, गारंटर आप थे कि भाई ये अच्छे लोग हैं, वो भाग गए, तो आपको तो यहाँ अपना कुंभा डाल देना चाहिए था कि भैया देखिए आप अपने आप को यतीम महसूस मत कीजिए, मैं हूँ, 5 साल मैं कैटर करूँगा, मैं कोचाधमन से आता हूँ। ऐसा लगा जैसे 5 साल कोई विधायक ही नहीं है। जिनसे जाओ तो पार्टी छोड़ चुका हूँ, और लोग उनके जाने के इसलिए तैयार नहीं कि मैंने वोट दिया था, ये भाग गए। तो ये यतीमी के माहौल में आपने हाथ बढ़ा के लोगों का हाथ नहीं पकड़ा, लोगों को असहाय छोड़ दिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से लोगों को बड़ा धक्का पहुंचा, बहुत नुकसान हो गया, समझ रहे हैं। और उसके बाद जब आप दोबारा आए हैं तो अब अपने तमाम दावे आपने बालाए ताक रख दिए। आप भी आरजेडी, भाजपा, इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पर मसल पावर किसके पास ज़्यादा है, मनी पावर किसके पास ज़्यादा है, कौन वोट ज़्यादा ला सकता है, आपने उन लोगों को तरजीहात देनी शुरू कर दी। अपने वो वादे भूल गए कि मुझे मुसलमान के बच्चों को ऐवानों में भेजना है, अच्छी लीडरशिप खड़ी करना है, जो उनके बात कर सके, सारी बातें आप भूल गए। तो अवाम है, ये बेवकूफ़ थोड़ी है, सब समझती है, सब देखती है, वो नहीं जानते। आपसे ज़्यादा वो उन लोगों को जानती है जिनको आप टिकट दिए है। हमारे सीमांचल में एक टिकट तो उन्होंने अनाउंस किया है, किशनगंज में एक टिकट अनाउंस किया है, तो क्या उस शख्स को उनसे ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं? वो हमें थोड़ी बताएंगे कि वो कैसे है, नहीं है। तो आप जैसे भी हैं वो आपके कैंडिडेट है, आप उनके जामीन बन रहे हैं, तो फिर केस ही खत्म हो जाता है। ये दिक्कत हुई है। वरना यकीनन जिस तरह प्रशांत किशोर जी से सबक लेना चाहिए नई पार्टियों को, कि एक आदमी जो कम्प्लीटली फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे डिनाई कर दिया कि मैं कास्ट की पॉलिटिक्स ही नहीं करूँगा, और बिहार को लेकर न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है, जाति है जो जाति ही नहीं, बिना कास्ट पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, वो तो मतलब वो मशहूर था जुमला कि जाति है जो जाति ही नहीं, जाति नहीं है। बिहार के लिए उन्होंने मशहूर कर दिया था। उस माहौल में प्रशांत किशोर जी आकर ये बोले कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठिए, मुद्दों की बात कीजिए, आप मुझे वोट करें, किसी को वोट करें, लेकिन जिसको वोट करें उसको अकाउंटेबल बनाइए। तो आज देखिए 3 साल का वक्त गुजरते गुजरते मुझे लगता है कि कमोबेश बिहार के सारे लोग जनस्वराज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ये काम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करे तो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कितना समर्थन मिल रहा है जनस्वराज को? सारा जो जन समर्थन है वो कास्ट बेसिस से ऊपर उठ के मिल रहा है। मतलब एक आंकड़ा समझिए आप कि जब 2 ही पार्टियां लड़ती थी, 2 बड़ी पार्टियां जो दावा करती है कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, उसके बावजूद भी 28% लोग उस पर एतबार नहीं करते थे। आप समझ रहे हैं? मतलब इलेक्शन हुआ, 2 पार्टियां लड़ी, छोटी मोटी पार्टियां लड़ी, तो छोटी पार्टियां तो दावा नहीं करती कि हम इलेक्शन में जीतेंगे, तो वो 2 पार्टियां लड़ी, उसके बावजूद भी 28% पार्टियों ने उनको वोट नहीं किया। यानी 28% लोग तो बिहार में हमेशा से ऐसे रहे जो ये मानते हैं कि ये दोनों अच्छी लोग नहीं हैं, बिहार को चलाने की ताकत नहीं है। और जो बाकी लोग वोट करते रहे, वो क्यों करते रहे? उनमें भी एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको लगता है मेरा वोट खराब हो जाएगा यार, जब सरकार इन्हीं को बनानी है तो जो भी कंपैरेटिवली कम खराब है उसको चुन लो। समझ रहे हैं? तो चाहत बहुत लोगों की है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिमांड कि भाई एक अल्टरनेटिव आता है, एक अल्टरनेटिव आता। और जब वो एक अल्टरनेटिव आया है तो आप हैरान हो जाएंगे, लोअर कास्ट के लोग एकदम जो
पर कैपिटा इनकम एकदम कम है, एकदम नीचे स्टेट के लोग, वहाँ से आप उठाइए और हाईली इंटेलेक्चुअल तबका तक जाइए। माइग्रेंट देखिए, और माइग्रेंट में भी डिस्ट्रेस माइग्रेशन में जो लोग गए, यानी मजदूरी 8-10-15 हज़ार की नौकरी करने, उनसे लेकर आप फिल्म स्टार तक देख लीजिए, कमोबेश आपको सबके जज्बात एक जैसे ही लगेंगे कि एक आदमी आया है यार, प्रयास कर रहा है, अच्छा प्रयास है, बिहार तो बदलना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि सब वोट काटने के लिए आया है। यकीनन वोट तो काटना ही होगा, मतलब आप किसी का वोट नहीं काटेंगे तो आप जीतेंगे कैसे? किसका वोट काटेंगे? दोनों, ये खूबी है। जैसे कि आपने कहा कि इसमें जनसुराज का प्रभाव है, तो लोग कह रहे हैं कि सीमांचल में प्रभाव नहीं है, सीमांचल के बाहर हो सकता है, चूँकि आप सीमांचल से आते हैं, कोचा दमन से आपको दिया गया है, कितना प्रभाव सीमांचल में देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि एमआईएम जो हुआ है उसको लोग थर्ड फ्रंट के तौर पर देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, तो फिर जनसुराज को यहाँ पे एक्सेप्ट कम मिल रहा है। नहीं देखिए, होता क्या है कि जैसे मुझे खूब याद है 2015 में मास्टर साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो अख्तर भाई उस ज़माने में उनके अगेंस्ट पे लड़े थे, तो अख्तर भाई का वो क्रेज़ हुआ करता था उस ज़माने में कि शायद कोई उनको हराना बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन महागठबंधन चूँकि वो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, आपको याद होगा कि सारी पार्टियाँ एक हो गई थी, तो जो सरकार बनाने की कोशिश करती है उनका एक्सेप्टेंस जल्दी होता है। मतलब एक साइकोलॉजिकल बात है कि कोई आदमी दावा कर रहा है तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि यार ये बेनिफिट्स आ जाएंगे, ये आएंगी चीज़ें होंगी, ये बदलाव आएगा, वोट तो देना ही है, लेकिन एक बार देखते हैं अगर ये नहीं कर पाएगा तो हटा देंगे, लेकिन ये दावा तो कर रहा है। और छोटी पार्टियों के साथ परेशानी क्या होती है कि आप कैंडिडेट के आसपास आपकी पूरी कैंपेनिंग होती है, आपके पास कुछ दावा करने को तो होता नहीं है, तो आपको सलाहियतमंद लोग जब तक मिलते रहेंगे तब तक यकीनन आप अपना कब्जा जमाए रखेंगे, लेकिन जब सलाहियतमंद लोग नहीं आएंगे तो वोट का दिन आते आते तक लोगों का जहन बदल जाता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है मेरी पॉलिटिक्स को लेकर। तो यहाँ अब जैसे आप एआईएम की बात कर रहे हैं, तो यकीनन एआईएम अगर कोई होनहार, काबिल, समझदार लड़का देगा तो लोग उसको देखेंगे कि भाई ठीक है, ये अपना बच्चा है और ये और दोनों पार्टियों से जो हुकूमत बनाने की कोशिश करे उससे बेहतर है और बढ़िया कर रहा है, तो उसको है इसके अंदर वो सलाहियत, तो लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। जैसे अख्तरुल इमान के साहब ने जब वो आए थे तो लोगों ने रुजू किया, उनको अमोर से जैसे जगह जाके जीत गए वो, तो वो चीज़ें हैं, सियासत में तो ऐसी होता है। लेकिन मुझे जो अपनी समझ है कि जब आप अपने ही बनाए उसूलों से पीछे हट जाते हैं तो फिर बहुत दिन तक नहीं टिक पाते हैं। कौरवों को घमंड था हम 100 हैं, पांडवों के मुकाबले में कौरवों को घमंड था हम 100 हैं, वो इंसाफ करने से चूक गए। भाई लास्ट में कंप्रोमाइजिंग तो यही ना कहा उन्होंने कि भाई आधा दो, नहीं तो 5 ही ग्राम दे दो, 5 ही ग्राम दे दो, लेकिन वो भी उनसे हो नहीं सका। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपने ही बनाए उसूलों से पीछे हट जाते हैं तो फिर अवाम की निगाह पे आप ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाते। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। तो अपने विज़न के साथ, अपनी बताई हुई बातों पर अगर आप नहीं चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मौका दिया जाए। ये आपकी पहली पॉलिटिक्स है? हाँ, सियासी तौर पर मैं डेब्यू कर रहा हूँ अपना। हाँ, मैंने इससे पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा एमएलए एमपी का, ये पहली दफ़ा मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। गोया कि अलीगढ़ की तारीख रही है कि वहाँ से निकलते ही लोग डेब्यू करते हैं उसी साल, लेकिन वो जो वकालत वाला एंगल था वो मेरे दिल को छुआ हुआ था कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत मेहनत के साथ हम लोगों ने की है, तो इसका कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी जानना चाहिए, तो इसलिए देर से। विजन मिशन क्या है आपका, अगर मान के चले आप? हाँ देखिए, मतलब विजन जनता चुनती है। हाँ, विजन तो देखिए बहुत साफ है। हम लोग जनसुराज के साथ जुड़े हैं। जनसुराज ये मानती है कि पूरे बिहार को बदलना ज़रूरी है, और जब आप पूरे बिहार की बात करेंगे तो आप कोचा धामन की तरक्की की बात करेंगे, क्योंकि जो लंगर खिलाता है वो भूखा तो नहीं सोता, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बचता ही है। अब आप ये देखिए, जिन मुद्दों पे हम पूरे बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं वो सारे ही मुद्दे तो हमारे अपने इलाके के हैं। भाई पलायन, सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? आप किशनगंज में जाइए, कई जगह ऐसी शादियों में मैं पहुंचा हूं जहां निकाह के दिन दूल्हे को पता है कि मुझे 8 दिन बाद वापस चले जाना है अपनी बीवी को छोड़ के। सही बात। मतलब आप जज्बाती एंगल देखिए उसका। भाई एक आदमी शादी कर रहा है, उसका ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है, वो कुछ ख्वाब सजा रहा है, और उस दिन उसको पता है कि मुझे 8 दिन बाद अपनी बीवी को छोड़ के चले जाना है काम पे। बूढ़े माँ बाप हैं,
उसको पता है कि इसको दवाई लाने वाला कोई नहीं है, लेकिन दवाई का खर्चा उठाने के खौफ ने उसको परेशान कर रखा, कमाने चले जा रहा है। सही बात है। शिक्षा का स्तर तो मैंने बता ही दिया कि आज के दौर में आप यकीन नहीं कीजिएगा भाईजान, मतलब आप लोग जर्नलिस्ट आदमी जहाँ तहाँ जाते हैं, लोग यकीन नहीं करते हैं कि किशनगंज में बीएड कॉलेज नहीं है। नेट पे सर्च करते हैं, मैं जब यकीन से कहता हूँ, ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर द एलीट क्लास ऑफ किशनगंज, क्या आपके पास एक बीएड कॉलेज नहीं है यार? सरकारी नहीं तो प्राइवेट खोलते, सरकारी नहीं तो प्राइवेट खोलते ना गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं। आपको अपने बहुत करीबी आदमी का वाकया बताता हूँ। मध्य प्रदेश में यहाँ से लोग बीएड करने जाते हैं, वो बेचारे चले गए, तो उनकी बेटी को होता तो उन्होंने भेज दिया वो मध्य प्रदेश। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो हामिला थी, डिलीवरी का वक्त आ गया, कोई आदमी नहीं मध्य प्रदेश में, एक अलग थलग इलाका कभी वहाँ रहे नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, कोई जान पहचान कुछ भी, जान पहचान। इतनी मुश्किल हुई उनको, शदीद अफसोस हुआ। और यही नहीं भाई, मतलब मैं तो बताऊं कि कैसे विजनलेस सोसाइटी में हम जी रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि टेढ़ागाछ से कोई एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर को दिखाने किशनगंज जा रही है। इस पूरे सफ़र में वो यहाँ आए, डॉक्टर को दिखाए और वापस जाए। अगर उसको इस्तिंजा भी करना हुआ तो मर्द तो जा सकता है इसमें, टॉयलेट मस्जिदों में, औरतें कहाँ जाएगी? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं कह रहा हूँ मैं कि बहुत अनोखी बात कह दी मैंने, वाह वाह क्या बात नहीं, ये तो बहुत रोजमर्रा की जिंदगी, हर दिन आदमी महसूस कर रहा है, नजर नहीं जाता है बगैर किसी, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं उस एंगल से। न समाज को आप कुछ देना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी का कल्चर हुआ करता था हमारे समाज में, हमारा अहले इल्म तबका जो होता था वो यहाँ लाइब्रेरी, बज़्म अदब उर्दू लाइब्रेरी और तमाम चीज़ें उस ज़माने 2-2 साल पहले, 100 साल पहले कायम कर रखी है। आज आप एक पब्लिक लाइब्रेरी दिखा दीजिए, देखिए जो इधर उधर लोग हैं वो तो चाय खानों में बैठ के अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मजहबी लोग हैं वो मस्जिदों में या मंदिरों में बैठ के अपना वहाँ सोसाइटीज़ बना के वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन जो एक इंटेलेक्चुअल तबका है आपके समाज का, जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि समाज के बारे में सोचिए, उनके पास बैठने की कोई जगह नहीं है आपके समाज में। ये तो हालत है। तो एक नए सिरे से मतलब तमाम चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर अगर हम लोग अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो शिक्षा मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। शिक्षा बेसिक एजुकेशन है ना, मतलब जब तक आप वो नहीं देंगे सब चीज़ें बेमानी है, सब चीज़ें बेमानी है। आपने 10th अगर अच्छे से नहीं किया, आप एजुकेशन में तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आप पासपोर्ट का कलर बदलवा सकते हैं, आप 2-4 डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन आप इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। इसलिए अच्छी एजुकेशन इब्तदाई दिनों में बहुत ज़रूरी है, तरबियत का हिस्सा होती है बेसिकली। हम आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को नेता मानते हैं कि समाज सेवी मानते हैं? नहीं, नेता तो कभी रही नहीं, मतलब यूनियन का इलेक्शन लड़े, उसके बाद फिर अपने कामकाज में लग गए, जो एक आम जिंदगी गुजारता है आदमी। फिर अब जब एक मौका मिला है तो अभी भी हम लोग समाज में जा के कहते रहे। मतलब इन 2.5-3 सालों में मैं समझता हूँ कि मुश्किल से मैं कोई 4-5 महीने किशनगंज में रह सका। मैं तो मतलब भितरवा पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू किया, 5000 अलग अलग गांव उधर ही घूमता रहा। तो सिर्फ अपने आप को इलेक्शन के नज़रिए से नहीं देखता, मैं अपने आप को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से नहीं देखता। मुझे लगता है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपको अगर मौके मिले तो आपको कुछ बेहतर काम कर जाना चाहिए। वक्त है वो तो गुजर ही जाएगा। पदयात्रा में आप शामिल थे पूरा? हाँ, पूरी पदयात्रा में शामिल रहा मैं, पूरी पदयात्रा में शामिल रहा। लोग कहते हैं कि अबू फहद फारूकी को इसलिए कैडेट घोषित कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ऐसा बहुत अच्छा सवाल था। मतलब क्या था कि सच्ची बात यह है कि सारे कैंडिडेट अगर घोषित हो जाते हर पार्टियों के, क्योंकि यहाँ तवक्को लोगों को ये थी, शुरू से सारे एनालिस्ट ये कहते थे प्रशांत जी इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिन बातों को ये कर रहे हैं ये शायद वो कर नहीं पाए। ये टेक्निकली क्या करेंगे कि जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट जिनको नहीं बनाया जाएगा, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो बड़े लोगों को लेके वो अपनी पार्टी में शमूलियत कर देंगे। ये एक आम फहम समझ थी बिहार के पॉलिटिकल एनालिस्ट की। यहाँ कुछ आदामन को लेकर भी बहुत लोगों की समझ थी। तो प्रशांत जी ने ये तो कम से कम साबित कर दिया हमारे पास कैंडिडेट की कमी नहीं है, या हमारे पास कोई नहीं था इसलिए कैंडिडेट दिए। उन्होंने सारी पार्टियों से सबसे पहले हमें कैंडिडेट घोषित किया, जबकि हर पार्टियों में भी लाइन लगी हुई है। आपके सिटिंग एमएलएस के अगेंस्ट में एक बहुत पावरफुल आदमी लॉबिंग कर रहे हैं, आपके
आपके AIM में कई लोग लॉबिंग कर रहे हैं। हालत तो वहाँ ऐसी हो गई है कि कुरान हदीस के हलफ उठाए जा रहे हैं कि आपको पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी एक नया चलन देखने को मिला सियासत में, जो इससे पहले कभी नहीं देखा। और वहीं हंसी मजाक में एक साहब कह रहे थे कि अगर उनके सुप्रीमो को ही पुरानी पार्टी में अगर हलफ उठवा दिया गया होता तो आज AI नहीं होती। तो खैर हंसी मजाक की बात है ये। आपको लगता है कि जनसुराज थर्ड फ्रंट बन सकती है? नहीं, थर्ड क्या है, तो फर्स्ट फ्रंट है। ये सबसे बड़ी पार्टी है, 243 सीटों पे लड़ रही है, इसी के पास विजन है, इसी के पास मिशन है, यही ईमानदारी से अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। इसी ने ही भाजपा को इतना डेंट मारा है कि उसको बोलती बंद हो गई है। आप देखिए जायसवाल साहब का मुद्दा, भाई ये मतलब मैं हैरान हूँ। मैं चूँकि किशनगंज में पला बड़ा नहीं, लंबे वक्त तक रहा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, लेकिन यहाँ के सारे सियासतदान तो खूब जानते होंगे भाई। उन्होंने तो देखा होगा, उनके सामने सारी चीज़ें हुई होंगी, और वो खामोशी से होते हुए मतलब इसको देखे और एक आवाज़ तक नहीं उठाए। मतलब बदकिस्मती देखिए हमारी सियासी लीडरशिप की कि आप इतना बड़ा साना हो रहा था कि पटना से बैठ के कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अच्छा चलिए पहले नहीं किया, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो अब तो आपको अपने इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। या अगर वो आदमी गलत बोल रहे हैं तो आपको इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि किशनगंज के हमारे एक बहुत ही कद्दावर आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, भाई आप इनके खिलाफ इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? तो आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखा रही है कि लैक ऑफ लीडरशिप कितनी खतरनाक है। चलिए लास्ट में क्या आपका कुछ संदेश रहेगा आपके क्षेत्र वासियों के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं तमाम कुचाधमन वासियों को और किशनगंज वासियों को कहूँगा कि बिहार में जो ये बदलाव की बयार चली है, हवा चली है, इसमें आप अछूते न रहिए। आप भी इसमें शामिल होइए और पूरे बिहार को बदलने की इस पूरे प्रोसेस में अपने हिस्सेदारी और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। क्योंकि कल जब तारीख लिखी जाए तो कोई ये ना कहे कि पूरे बिहार को बदलने की जिम्मेदारी पूरे बिहारियों ने ली और किशनगंज वासियों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और पूरे बिहार के बारे में कभी नहीं सोचा। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जनसुराज को वोट करें, इनके पैगाम को सुने, और आपके घर का लड़का जिसको कि यहाँ से बाहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कोई हमारे इलाके का आदमी नहीं, उन लोगों ने मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक दफ़ा मुझे नुमाइंदगी का मौका दें। और अगर मेरे अंदर कोई कमी पाते हैं तो और इससे बेहतर कोई आदमी पाते हैं तो यकीनन आप उनको चुनें। डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में एक चीज़ हमको याद आया, आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो आपने भी शेयर किया हाल फिलहाल, वो कौन सा क्या था उस वीडियो में? अच्छा, किस चीज़ के बारे में बोल रहे थे? हाँ, वो यूनियन के ज़माने की बात थी। वो सैनिटाइज लगा दी थी एग्जाम से पहले। वाइस चांसलर ने कुछ मुद्दों पर तकरार हुई, हम लोग धरने वगैरह पे बैठे। उस वक्त आप प्रेसिडेंट? हाँ, उस वक्त प्रेसिडेंट थे। अच्छा, उस वक्त MU के प्रेसिडेंट थे और कुछ मुद्दों पर तकरार हुई। असल कई ऐसे अपने ज़माने में मैंने कई ऐसे मुद्दे उठा दिए थे जो ट्रेडिशनली अलीगढ़ वाले एक्सेप्ट नहीं, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जैसे उसमें से एक था कि पूरे हिंदुस्तान का ये नज़म है कि BE जो कोर्स होता है, इवनिंग कोर्सेज, उसमें आपको हॉस्टल अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई ये उन जगहों के लिए जहाँ पर वो दिन में जॉब करते हैं, मगर अलीगढ़ तो सुनसान, सिर्फ मतलब MU ही आसपास की जॉब की अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो यहाँ जो भी BE करते हैं वो सिर्फ फुल टाइमर होकर BE करते हैं, तो आपको इनको हॉस्टल देना चाहिए। तो इस बात पे बात बढ़ गई तो और भी कई मुद्दे थे जिस पे बात बढ़ गई। फिर हम लोग सब कोई धरने पे बैठे, तो सैनिटाइज की गई, तो हम लोगों ने सैनिटाइज की मुखालिफत की। तो सैनिटाइज क्या होता है? सैनिटाइज ये होता है कि अनिश्चित काल के लिए कॉलेज बंद कर दिया जाता है। अच्छा, कि सारे स्टूडेंट खाली करो, चलो हटाओ, ये सब धरना वरना हटाओ। तो कॉलेज बंद हो गया, पूरा कॉलेज बंद हो गया। लेकिन ये भी बहुत तारीखी बात है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर कॉलेज खुलवा दिया गया। अच्छा। और पूरे अलीगढ़ में मेरे साथ मेरे 10 साथी टिके रहे, सैकड़ों पुलिस वाले आए, प्रॉक्टर आए, सब आए, कोई नहीं उठा। हमने कहा कि कॉलेज बिल्कुल आप गलत तरीके से बंद किए, आपको कोई हक नहीं। एग्जाम से 2 महीने पहले आप कॉलेज बंद कर देंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो अगर हम एहतजाज कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे कॉलेज पूरे कॉलेज को बंद किया था। तो फिर उन्होंने खैर 5 दिन में अपने इस फैसले को दोबारा देखा और कॉलेज खुल गया। तो ये बड़ी जीत थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो अफान फारूकी साहब। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई आप इसको किस नज़र से देखते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।